जमी पे बैठा तू आसमान क्या देखता है, जमी पे बैठा तू आसमान क्या देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका होस्ट देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा शो कौन बनेगा फौजी। आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है अपने इस शो में, आपके फेवरेट शो कौन बनेगा फौजी। और इसके अंदर जैसा कि आप सभी जानते हैं एवरीडे ये ठीक 7:30 बजे स्टार्ट हो जाता है और यहां हम लेकर आते हैं एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपके लिए यहां पर ज्ञान का भंडार है। और अगर है आप में ज्ञान, अथाह ज्ञान, तो उस ज्ञान का आकर के यहां पर आजमाइए और लेकर जाइए प्राइज मनी। यहां पर आपकी प्राइज मनी के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपए मिलेंगे। ये जैसे आपने रोजाना देखा है। अगर आप चाहते हो अपने ज्ञान के साथ कमाई तो आकर के यहां ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और आकर के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज के हमारे खास मेहमान है। सबसे पहले मैं आपके कमेंट्स को देख लूं। इंडियन आर्मी 356 जय हिंद, जय हिंद। करमवीर सिंह जय हिंद। राहुल गुजर जय हिंद। लोकेंद्र सिंह राठौड़ जय हिंद। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस आज के एपिसोड नंबर 8 में। 8वां एपिसोड है और यहां पर ये आपके सामने क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। अगर आप कमेंट करते हैं और कमेंट के साथ आपका जवाब आता है तो आपके जवाब को भी आपके नाम के साथ पुकारा जाएगा। तो आई होप कि आप तैयार हो, जल्दी से जुट जाइए और आज के सवालों को शुरू करते हैं। उससे पहले आज का हमारा खास मेहमान, आज के मेहमान है राहुल योगी। जोरदार तालियां राहुल योगी के लिए। खुश रहो राहुल योगी। कहां से हो आप? जयपुर से सर, दौलतपुरा भगोड़ा। जयपुर से दौलतपुरा से हो। ओके, किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो और आज यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हो। मर्जी से आए हो या जबरदस्ती कईयों ने भगाया? नहीं सर, मर्जी से। ओके, आपको पता है यहाँ पर पैसे मिलते हैं? हाँ। तो पैसे जीतने आए हो? हाँ। अच्छा, ओके। तो कितने दिन हो गए आपको तैयारी करते हुए? यहाँ 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने से। थोड़ा सा इधर नजदीक आ जाओ। हाँ, अभी सब क्लियर दिख रहा है। ओके, तो 6 महीने से आप तैयारी कर रहे हो। किस तरह का माहौल है यहाँ? अच्छा है सर, ठीक है। माहौल तो फटाक बनाना पड़ता है वैसे बंदा। और तैयारी कैसी होती है? अच्छी हो रही है तैयारी। हाँ, तो मतलब आप पढ़ के आए हो। आज जो 6 महीने में आपने पढ़ा उसको साबित करने आए हो है? जी सर। ओके, साथ ही पैसा भी कमाने आए हो। हाँ। क्यों, इतने कोई जरूरी है क्या पैसा? क्या करोगे उस पैसे का? किताबें और नोटबुक ले लूंगा सर। पैसे किताबें और नोटबुक लाओगे? आप एक बार जोरदार तालियां। ये पहला बंदा आया है जिसने कहा है कि मैं जो प्राइज मनी जीतूंगा उससे किताबें और नोट्स लाऊंगा, जबकि अब तक जो भी आए हैं उन्होंने कहा भाई पार्टी करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई आपको और मैं आशा करता हूं कि आप पूरे के पूरे पैसे जीत के यहां से जाओ। सबसे पहले तो मैं यहां का अपने जो शो है इस शो के बारे में बता देता हूं। ये है कौन बनेगा फौजी। इसके अंदर आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन का ये टेस्ट रहेगा। इस टेस्ट के अंदर आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक जवाब आपको सही देना होगा। अगर आप सही जवाब देते हो तो आपको 100 रुपीज मिलेंगे। अगर आप गलत जवाब देते हो तो आपसे 100 रुपीज वापस ले लिया जाएगा। है आपके पास 100 रुपीज? लेके आए हो ना? हाँ, तो वापस ले लिया जाएगा, आपसे रिटर्न देना पड़ेगा। तो अभी आप तैयार हो जाओ। साथ ही आपके पास 2 लाइफ लाइन रहेगी। एक लाइफ लाइन है जो कि आप फोन कॉल से अपने घर पे या अपने दोस्तों किसी को भी फोन करके पूछ सकते हो।
दूसरी लाइफलाइन रहेगी 50-50, यानी दो में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर वो सही होते हैं तो आपको मिल जाएंगे 100 रुपये। तो शुरू करें आज के हमारा। इससे पहले हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पर ऑफलाइन एसएससी जीडी 2025 का बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप में है जिद जो जुनून कुछ कर गुजरने का, अगर चाहते हो इसी भर्ती के अंदर वर्दी का अगर आप में जुनून है तो चले आइए, और एडमिशंस चालू है। साथ ही हमारे यहाँ एनडीए और एनडीए फाउंडेशन के बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, एयरफोर्स वगैरह के भी। तो दिए हुए नीचे स्क्रॉल पे पट्टी चल रही है, उसके ऊपर नंबर दिए हुए हैं, अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है हमारा हिमांशु सारवान। जय हिंद। जय हिंद हिमांशु। तो आज का हमारा पहला सवाल स्क्रीन पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? काला घोड़ा कला महोत्सव, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी गुड़ी पड़वा, ऑप्शन सी मकर संक्रांति, ऑप्शन डी पोला महोत्सव। तो बताइए। इसमें पोलो महोत्सव होगा सर, डी होगा। पोला महोत्सव हाँ श्योर है? लॉक कर दिया जाए। जी। देख लेना कहीं 100 रुपीज आपको देने पड़ जाए, लेने के देने पड़ जाए। सुना है ये एक मुहावरा है, लेने के देने पड़ना, जानते हो? तो कहीं ऐसा ना हो जाए। ना सर, टी है। हाँ श्योर, लॉक कर दिया जाए। ओके, हमारे ऑडियंस की तरफ से भी जवाब देख लेते हैं, कोई जवाब आए तो। अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया है, तो कंप्यूटर जी डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। ओके, तो और इसी के साथ एकदम सही जवाब, आपने जीत लिए हैं 100 रुपीज। ये आपके हुए 100 रुपीज। ओके, पहला है सही उत्तर पोलो महोत्सव है। पोलो महोत्सव महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा मनाए जाने वाला एक धन्यवाद उत्सव है जो बैल और बैलों के महत्व को स्वीकारने के लिए मनाया जाता है, जो कृषि और खेती की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह श्रावण मास में पिथौरी अमावस्या के दिन पड़ता है। मकर संक्रांति, दूसरा यहाँ मकर संक्रांति है, यह हर साल जनवरी में मनाया जाता है और सर्दियों के मौसम के अंत और नए फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है जो सर्दियों के महीनों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। भारतीय गुड़ी पड़वा का त्योहार बसंत के आगमन को चिन्हित मानते हुए जो उपमहाद्वीप में मराठी और कोंकणी हिंदुओं के लिए नए साल की शुरुआत के साथ मेल खाता है। यह महाराष्ट्र और गोवा राज्य में मनाया जाता है। इस पर्व को संवत्सर पर्वों के नाम से भी जाना जाता है। गुड़ी रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है। काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव भारत के दक्षिण मुंबई के एक ऐतिहासिक जिले काला घोड़ा में आयोजित एक वार्षिक कला उत्सव है। त्योहार 9 दिनों तक आयोजित किया जाता है। यह हमेशा फरवरी के पहले शनिवार को शुरू होता है और इसका समापन हमेशा फरवरी में दूसरे रविवार को होता है। त्योहार की स्थापना 1999 में काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा की गई थी, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो मुंबई में कला को बढ़ावा देता है। तो ये था हमारा पहला सवाल, और अभी हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी आपने पहला ही सवाल सही बताया है और 100 रुपीज आपने प्राप्त कर लिया। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लगा। 100 रुपीज जो आपने जीते हैं, तो क्या कुछ मोटिवेशन मिला है? हाँ सर, क्या लग रहा है कि आगे भी जीत पाओगे? जी सर। अगर नहीं जीत पाए तो देखो सर, वैसे तो जीत जाऊंगा, कोशिश करोगे? हाँ। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे आज के अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे है, मास और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? सेवाल, अनावृत बीजी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सी होगा शायद इसमें सर। सी ऑप्शन कंफर्म? श्योर? अगर वक्त चाहिए तो आप वक्त ले सकते हो, तब तक हम हमारे ऑडियंस की तरफ देखते हैं। आज ऑडियंस बहुत कम है। ओके, तो आप देख सकते हैं
मास और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? सेवाल, अनावृत्त बीजी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये है सर। सी ऑप्शन कंफर्म है, श्योर है, लॉक कर दिया जाए? जी सर। ओके, कैसे आपने ये लगाया अनुमान? क्या पढ़ा हुआ है या वैसे अनुमान लगाया? अनुमान लगाया सर, वैसे अनुमान मौसम। लगाया। हाँ। तो इसी को कैसे अनुमान लगाया? अंदर से आत्मा ने जवाब दिया या भैरव जी, हनुमान जी, बालाजी का नाम लेके किया? नहीं सर, वैसे अंदाजा से लगा है वो, वैसे पर्सन देखते हुए यही लग रहा है वैसे। अच्छा, अंदाज लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये हो सकता हाँ। है? या ऐसे तो नहीं राम जी, हनुमान जी, बालाजी? नहीं सर, वो तो आगे देखेंगे। अच्छा, आगे करेंगे वो। ओके, चलो देख लेते हैं। तो आपने इसके ऊपर लगाया, ठीक है, सी ऑप्शन कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया जाए? कंप्यूटर जी, सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब, सही उत्तर है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा ये छोटे स्थलीय पौधे होते हैं, वे तने, पत्ती जैसी संरचनाओं, जड़ जैसी संरचनाओं के साथ शरीर के डिजाइन में भिन्नता दिखाते हैं। मास और मार्केंसिया दोनों एक प्रकार के पौधे हैं जो ब्रायोफाइटा वर्ग से संबंधित है। ब्रायोफाइटा असमनीय पौधों के वर्ग या समुदाय में से एक है जिसमें लिवरवर्ट, हार्नवर्ट भी शामिल होते हैं। मास, लिवरवर्ट और हार्नवर्ट सभी को ब्रायोफाइटा वर्ग के तहत विभाजित किया जाता है। और इसी के साथ आपने 100 रुपीज एक बार फिर जीत लिए हैं। ओके, और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट अगला सवाल, तैयार है अगले सवाल के लिए? अगला सवाल आज का हमारा है जागोई। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? मणिपुरी, सत्रिय, ओडिसी, कथक? थोड़ा वक्त लूंगा सर इसमें। वक्त लोगे? ओके, आपके लिए वक्त है 30 सेकंड। आपको 30 सेकंड दिया जाता है, आपका टाइम होता है स्टार्ट। तब तक मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूं। कमेंट्स तो आज आ ही नहीं रहे। अच्छा, आ रहे हैं, ये मैंने रिफ्रेश नहीं किया। ओके, अंश गुप्ता, सर टीए की भर्ती कब होगी? यूपी का किस जोन में होगा? भैया अंश गुप्ता, ये टीए का वीडियो नहीं है, टीए वाला वीडियो बनाए तब आप ये सवाल पूछना। ओके, हिमांशु, ना किसी हुस्न की चाहत है, मेरा तिरंगा ही मेरी ताकत है, मैं तो आशिक हूं इस तिरंगे का और मेरा महबूब मेरा भारत है। क्या बात है, वाह 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 वाह। ओके, सुधाकर गुप्ता, हाँ जी, हो गया आपका? जी सर। क्या बताइए? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कंफर्म, शो, लॉक कर दिया जाए? ओके, ए ऑप्शन इनकी तरफ से ए ऑप्शन है। कंप्यूटर जी, ए ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब, क्या बात है, एकदम सही जवाब कैसे आ रहे हैं? जागोई मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूपों में से एक है। मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में हुई थी और यह अपनी मनोहर गतिविधियों, नाजुक हाथों के इशारों और जीवंत वेशभूषा के लिए जाना जाता है। जागोई मणिपुरी के भीतर एक पारंपरिक नृत्य है जिसकी विशेषता लयबद्ध कदमों का उपयोग, अभिव्यंजन, चेहरे के भाव और कहानी कहने वाले तत्व है। तो इसी के साथ आपने जीत लिया है एक और 100 रुपीज, ये लीजिए। और आपको बता दूं, एसएससी जीडी की अगर आप तैयारियां कर रहे हो तो आप ये कतई मत रह जाना। आप देख सकते हो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। पूरे जो जीके है उसके अंदर जो कल्चर है पूरे इंडिया का आता है। तो अपनी तैयारी किस दर्जे की, किस तरीके से करेंगे आप? अगर इस जो 20 मिनट का मुश्किल से हमारा शो है, अगर इस शो को आप रोजाना देखते हो तो आपको रोजाना यहाँ पर काफी कुछ एक पेपर का एनालिसिस होगा। आपको पता चलेगा कि किस लेवल का और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां आगे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अगले सवाल के लिए चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा सवाल आपकी स्क्रीन पर, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। गुप्त ऊष्मा को कम करके, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके,
दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, प्रदाह का तापमान कम करके। बताइए। इसमें सर 2 ऑप्शन लूंगा। 2 ऑप्शन लोगे इनमें से? ओके, 2 ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन लोगे? 2, सी और ए, दोनों में से अगर सही होता है तो आपको 100 रुपीज मिलेगी, अदरवाइज 100 रुपीज आपको वापस देने पड़ेंगे। एक बार फिर सोच लो। यहां ऐसा नहीं है कि 2 ऑप्शन हटा दिए जाएंगे, रहेंगे 4 ही, लेकिन उनमें से 2 को आपको टिक करना है। दोनों में से अगर सही होता है तो आपको 100 रुपीज मिलेंगे। सी और लाइफलाइन ले रहे हो आप? नहीं सर, लाइफलाइन नहीं चाहिए आपको? सी कंफर्म है? श्योर? लॉक कर दिया जाए? ओके, तो कंप्यूटर जी इनकी तरफ से सी ऑप्शन, और इसी के साथ एकदम सही जवाब। और हमारी ऑडियंस की तरफ से भी जवाब आया है, राहुल योगी, सी ऑप्शन। ओके, तो दहन प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने से वास्तव में जीवाश्म ईंधन को जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए जिससे दक्षता में सुधार प्राप्त किया जा सकता है। उन्नत दहन प्रौद्योगिकियों जैसे कि पूर्व दहन कक्षों, चरणबद्ध दहन, अनुकूलित ईंधन वायु मिश्रण उपयोग दहन दक्षता को बढ़ा सकता है। ये विधियां सुनिश्चित करती है कि प्रदूषकों के उत्पादन को कम करते हुए ईंधन को अधिक पूर्ण रूप से जलाया जाए। ईंधन की गुणवत्ता, कम अशुद्धियों और बेहतर दहन गुणों, उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन का उपयोग दहन दक्षता में सुधार जा सकता है और उत्सर्जन को कम कर सकता है। इसमें कोयला या भारी तेलों के बजाय कम सल्फर वाले डीजल या प्राकृतिक गैस जैसी स्वच्छ जलने वाले ईंधन का उपयोग करना शामिल होता है। सह उत्पादक और संयुक्त ऊष्मा शक्ति प्रणाली, कोजेनरेशन या CHP सिस्टम एक ही ऊर्जा स्रोत से बिजली और उपयोगी ऊष्मा दोनों का उत्पादन करते हैं। बिजली उत्पादन से अपशिष्ट ऊष्मा पर कब्जा करके इसे हीटिंग या अन्य प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के लिए उपयोग करके ये प्रणालियां समग्र ऊर्जा दक्षता में सुधार करती है। अलग अलग ईंधन जलाने और संबंधित उत्सर्जन की आवश्यकता को कम करती है। ऊर्जा दक्षता उपाय, प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं, भवनों और परिवहन में ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू करने से समग्र ऊर्जा मांग को कम किया जा सकता है। ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग करके जीवाश्म ईंधन को जलाने की आवश्यकता को कम किया जा सकता है, जिससे प्रदूषण का स्तर कम हो जाता है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, CCS प्रौद्योगिकियां बिजली संयंत्रों, औद्योगिक सुविधाओं से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन को पकड़ती है और उन्हें भूमिगत संग्रहित करती है या अन्य उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करती है। प्रत्यक्ष रूप से दहन दक्षता में वृद्धि नहीं करते हुए CCS ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जीवाश्म ईंधन को जलाने के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। और इसी के साथ नेक्स्ट अगला सवाल, अच्छा मिल गया आपको? जी सर। नेक्स्ट अगला सवाल नहीं कितने मिल गए? 3। एक और भूल गए, लिया क्यों नहीं? इसी के साथ नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? 7वीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना जानते हो? 5 ईयर प्लानिंग, हाँ सर, थोड़ा बहुत सुना है। ओके, तो इसका जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जीवन स्तर में सुधार, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, अवसंरचना में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन। इसमें सर बी होगा शायद। इसमें बी ऑप्शन शायद। तो आपके पास लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन ले लो, लाइफ लाइन ले सकते हो। बी ऑप्शन कंफर्म, श्योर? लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए? जी सर। ओके, बी ऑप्शन, कंप्यूटर जी बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न का उत्पादन और रोजगार में पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व
कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के साथ किया गया था। इस योजना ने प्रौद्योगिकी को उन्नत करके उद्योगों के उत्पादन स्तर में सुधार पर जोर दिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य हैं सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न का उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना। 7वीं योजना बड़े पैमाने पर समाजवाद ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयासरत थी। और ये है आपका 100 रुपीज। इसी के साथ अगला सवाल हमारा आपकी स्क्रीन पर, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजनाथ सिंह। सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित कमीशन्ड किया। बताइए। नरेंद्र मोदी ने किया होगा। बी ऑप्शन। नरेंद्र मोदी कंफर्म? कंफर्म जी सर। देखना कहीं 100 रुपए वापस देने पड़ जाए। नहीं सर, श्योर। कंफर्म? श्योर। ओके, तो कंप्यूटर जी बी को लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब, और हमारी ऑडियंस की तरफ से भी जवाब आए हैं। सुधाकर गुप्ता ने बी ब्रेवो, लोकेंद्र सिंह राठौड़ बी, सही जवाब है आपका। तो इसी जवाब के उत्तर में मिलते हैं आपको 100 रुपीज। भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 2 सितंबर को कोच्चि के एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी द्वारा नौसेना में शामिल किया गया। स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत के चालू होने से देश की समग्र समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के अलावा भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान मिलेगा। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस विमान वाहक पोत ने पिछले महीने समुद्री प्रशिक्षण का चौथा और अंतिम चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। विक्रांत के निर्माण के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास स्वदेशी रूप से एक विमान वाहक पोत का डिजाइन और निर्माण करने की विशिष्ट क्षमता है। जहाज में 2300 से अधिक डिब्बे हैं जिन्हें लगभग 1700 लोगों के चालक दल के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें महिला अधिकारियों को समायोजित करने के लिए विशेष केबिन भी शामिल है। इसकी अधिकतम गति लगभग 20 समुद्री मील और लगभग 7500 समुद्री मील की सहन शक्ति के साथ 18 समुद्री मील की परिभ्रमण गति करता है। ओके, तो ये था हमारा सवाल। नेक्स्ट सवाल अगला हमारे स्क्रीन पर देखिए। खालिस्तान वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है MPLADS, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, समर्थ योजना, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। बताइए। समर्थ योजना आएगा, सी आएगा शायद। सी समर्थ योजना कंफर्म? हाँ, श्योर, लॉक कर दिया जाए। आपके पास अभी भी 2 लाइफ लाइन है। सी आएगा, सी ऑप्शन कंफर्म? ओके, तो कंप्यूटर जी सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ ये सवाल, इसका जवाब है एकदम सही जवाब। सही उत्तर समर्थ योजना। समर्थ योजना के बारे में वस्त्र मंत्रालय वस्त्र उद्योग क्षेत्र में क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्थ योजना लागू कर रहा है। यह एक प्लेसमेंट उन्मुख कार्यक्रम है जो संगठित क्षेत्र में कताई बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण महत्व श्रृंखला में 10 लाख युवाओं के कौशल विकास को लक्षित करता है। और इसी के साथ आपने जीत लिए हैं फिर एक 100 रुपीज। लीजिए। और हमारे ऑडियंस की तरफ से भी जवाब आए। निव्या कुमावत ने सी ऑप्शन लिखा था और वापस डिलीट कर दिया। लोकेंद्र सिंह राठौड़ सी ऑप्शन,
ओके, तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया? दशरथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। इसका सर डी ऑप्शन है इसका तो। कंफर्म? और तुरंत ही बता दिया। हाँ सर, वो कल ही रिवीजन किया था तो ये वर्षन आया था। कल ही पढ़ा था इसका, कल ही रिवीजन किया था। जी सर। क्या जानते हो अशोक के बारे में? नहीं सर, वैसे पर्सन आया था, मैंने वो रिवीजन कर रहा था ना, तो ये पर्सन जैसे यस के रूम में था मैं, तो ऐसे जी के क्वेश्चन कर रहे थे तो इसने पूछा था, तो मेरे को वहाँ पे नहीं आया था, इसलिए इसने बताया तो आज ये यहाँ पे आ गए। मूवी आई थी एक, सम्राट अशोक, देखी थी? देखी थी क्या? नहीं सर। शाहरुख खान की थी, कलिंग विजय। हैं? ये अशोक का आखिरी युद्ध था, उसके बाद उसने क्या किया? हैं? हाँ, उन्होंने युद्ध का परित्याग कर दिया और शांति स्थापित के लिए पूरी जीवन भर उन्होंने काम किया। तो अशोक का धम। ओके, तो डी ऑप्शन कंफर्म है, श्योर है, लॉक कर दिया जाए? ओके कंप्यूटर जी, डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। और एकदम सही जवाब। अशोक को देवनाम पिया के नाम से भी जाना जाता है। पियादसी मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला। एक बार जब वह राजा बन गए तो उन्होंने विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में उसने कलिंग, वर्तमान जो है ओडिशा जो ओडिशा है ना, वो था कलिंग, के साथ युद्ध किया था। अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और इसी के साथ ये आपका 100 रुपीज। और हमारे ऑडियंस की तरफ से जवाब आया है सुधाकर गुप्ता, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब। इसी के साथ अगले सवाल की तरफ चलें। और नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खालिस्तान द्वारा किया जाता है। केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं द्वारा, केवल राज्य विधानसभाओं के द्वारा, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। बताइए। इसमें से दो ऑप्शन लूंगा मैं। दो ऑप्शन लोगे? कौन कौन से लोगे? डी और आप लाइफ लाइन लोगे? आपकी लाइफ लाइन मिल गई। कौन सा? डी और डी और बी। ओके, तो कंप्यूटर जी इन्होंने लाइफ लाइन ली है दो ऑप्शन के लिए, तो इनका जवाब है बी और डी। तो एकदम सही जवाब बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा। वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमण मत गुप्त मतदान का उपयोग करके एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल निम्नलिखित व्यक्तियों से बना होता है। संसद के दोनों सदनों का एक सदस्य जो निर्वाचित हो गया हो, राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन के लिए प्रस्ताव और समर्थक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों को सदस्यता लेनी चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को रुपए जमा कराने होंगे। एक सुरक्षा जमा के रूप में आरबीआई के पास 15,000 रुपए जो उम्मीदवार को डाले गए मतों के 1/6 कम प्राप्त होने पर जब्त कर लिया जाएगा। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से निर्वाचक मंडल में जोड़ा जाएगा। तो आपका 100 रुपीज, इस सवाल के ये 100 रुपीज। साफा और माला लिया हो भाई। ओके, हमारे ऑडियंस की तरफ से भी जवाब आया है। हिमांशु सारवान बी, लोकेंद्र सिंह राठौड़ बी। तो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। और अभी आपने लगभग सारे सवाल के जवाब सही दे दिए हैं और आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो जहां पर आपने 900 तो रुपए जमा कर लिए हैं और अभी एक सवाल बाकी रह गया है, जिसकी वजह से अभी आपके पास हो जाएंगे 1000 रुपए। और साथ ही आपको यहाँ पर कौन बनेगा फौजी का अवार्ड दिया जाएगा। तो तैयार हो? कैसा लग रहा है यहाँ तक?
अच्छा लग रहा है जब सर। स्टार्टिंग में यहाँ आए थे तो क्या लग रहा था? थोड़ी नर्वस फील हो रही थी थोड़ा सर। नर्वस फील हो रहा था, अभी क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है मजा आ रहा सर। है? जी तो सर। अगली बार कब आ रहे हो? देखो सर, आ रहा हूँ मैं। दोबारा नंबर आ जी जाएगा? सर। और कल ही आजा, कल तो कैसे आ जाएंगे, नंबर आएगा जब भी आओगे। ओके, तो ऐसे तो रोज हजार हजार जीत के 30,000 रुपए महीने के कर लोगे हैं? जी सर। फिर है ना, स्कूल की फीस, किताबें, कोचिंग की फीस सब इसी से दे दोगे यस सर। नहीं? ओके, तो यहाँ जो आप ये तैयारी करने के लिए आए हो, कब से सोच रहे थे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए? वो सर, वो मेरा भाई आया था तो उसने बोला था कि वहाँ पे अच्छी तैयारी कराते हैं ऐसे वैसे, तो तब मैं आया था यहाँ पे। लगभग 5-6 महीने, वो फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगा मैं, अभी मेरी एज नहीं हुई। अच्छा, एज नहीं हुई अभी? नहीं। अभी क्या बोलते हैं, नाबालिग हो आप? जी सर। अच्छा, नाबालिग हो। अच्छा, नहीं मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूँ कोचिंग में कब आए, मैं ये आपको ये पूछ रहा हूँ कि आप जब यहाँ इस स्टेज पे इस अपने इस जो कौन बनेगा फौजी जो एपिसोड है इसके अंदर पार्टिसिपेट लेने के लिए कब सोचा था? सर वो 1-2 दिन पहले सोचा था कि सबका नंबर आ रहा है, मेरा कब आएगा। मुझे कब बुलाएंगे हैं? हाँ। और जब जाऊंगा तो पैसे जीत के लाऊंगा जी हैं? सर। और जैसे रजिस्ट्रेशन किया तो नंबर आया, फिर आज नंबर आ आया। गया, फिर आज यस, जब आपको ये बताया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और आप लकी विनर हो जो कि आपको बुलाया जाएगा, तो कैसा लगा उस टाइम? बहुत अच्छा लगा बहुत सर। अच्छा लगा कि आज नंबर आ जाएगा, आज नहीं छोड़ूंगा, पूरे 1,000 रुपए लिया जी सर। ओके, तो देखा आपने कि इन्होंने तैयारी की और उसके बाद पढ़ाई की। जब आपको पता चला कि भाई मुझे जाना है तो पढ़ कर आए हो आप? पढ़ाई हाँ जी सर, नॉर्मल क्वेश्चन देके जैसे जनरल नॉलेज के वैसे एक पढ़ कर बार। गए? हाँ। ओके, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें अपन। ओके, तो थोड़ा पेशेंस रखना और धैर्य रखना और साथ ही सही देने की कोशिश करना, क्योंकि एक सवाल की कमी रह जाएगी। ओके, तो लास्ट सवाल हमारा है, तपन कुमार पटनायक के किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? कुचिपुड़ी, ओडिशा, सत्रिया, छऊ? इसमें से लाइफ लाइन लेना चाहूंगा। लाइफ लाइन लोगे? ओके, कौन सी एक लाइफ लाइन बची है आपके पास? फोन कॉल, किसको कॉल करना चाहोगे? हिमांशु सारवान। ओके, फोन लाओ भाई, हिमांशु सारवान को फोन लगाओ। हेलो हेलो। हिमांशु सारवान, मैं देवेंद्र सिंह, कौन बनेगा फौजी एपिसोड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 से बोल रहा हूं। कैसा लगा? अच्छा लगा सर। कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताओ। और बार बार आप ही को फोन कैसे कर रहे हैं? कहीं मैच फिक्सिंग तो नहीं है आपकी? तो पता नहीं सर, पता नहीं, या आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। अच्छा, तो दो काम हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो या फिर आपने पेपर सेट कर लिया है, मैच फिक्सिंग कर ली है, हाँ? ओके, तो ये राहुल योगी से मिलिए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए इनकी। अरे मैं राहुल योगी बोल रहा हूँ, वो एक पर्सन था, वो बता दे जरा सोल का। तपन कुमार पटनायक के किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता गया? इसमें ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया और छऊ। कौन सा? छऊ। डी ऑप्शन बता रहा था। डी ऑप्शन। ओके, तो आपने जो लाइफ लाइन ली फोन कॉल से, उसका जवाब आया है डी ऑप्शन। कंप्यूटर जी, डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब, और आपने जीत लिए हैं आखिरी के 100 रुपीज। और इसी के साथ एक बार जोरदार तालियां, बधाई हो, आपने आज का एपिसोड जीत लिया है और प्राइज मनी के साथ ही सम्मान भी जीत लिया है। तो सबसे पहले तपन कुमार पटनायक ने छाऊ के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता।
छाऊ नृत्य एक पारंपरिक भारतीय नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति पूर्वी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हुई थी। यह एक जीवंत और गतिशील नृत्य रूप है जो अपने मार्शल आर्ट जैसे आंदोलनों और विस्तृत मुखौटों के लिए जाना जाता है। छाऊ शब्द संस्कृत शब्द छाया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है छाया या मुखट्टा। तो आज के सारे सवालों का जवाब देने के बाद आज का स्कोर बोर्ड की तरफ ध्यान दे और एक बार जोरदार तालियां। आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 10 से 10 नंबर लिया इन्होंने। लाओ भाई, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। लाओ भाई, सामने देखो, विक्ट्री पोज। तो आपने देखा राहुल योगी ने आज का एपिसोड जीत लिया है, एपिसोड नंबर 8 राहुल योगी के नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। और प्राइस मनी एक बार फिर बता दीजिए, क्या क्या करोगे? 1000 रुपए का क्या करोगे? किताबें आ जाएगी सर, नोटबुक आ जाएगी। क्या जाएगी किताबें? 500-600 रुपये तो लगेंगे सर। हाँ, 500 का क्या करोगे? बाकी नोटबुक लिखने के लिए भी तो चाहिए। नोटबुक भी लाओगे, जी, जी। पेन भी लाओगे? हाँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके, बधाई हो आपको। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर कौन बनेगा फौजी का एपिसोड नंबर 8 राहुल योगी ने जीत लिया है। अगर आप भी जीतना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवाइए, तुरंत चले आइए। साथ ही मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर आर्मी एसएससी जीडी 2025 के न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर है आप में जिद, जो जुनून, कुछ कर गुजरने का चाहते हो, अपने सपनों को पंख लगाने की अगर है आप में जिद, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके तुरंत चले आइए। मिलते हैं कल ठीक 7:30 बजे, लेट मत होइए। और साथ ही आप भी अगर घर बैठे जवाब देना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल ठीक 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।